ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। मैं पवित्र धरती पर से बोल रहा हूं। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आती नहीं। मैंने इस बात को बदला है। पलायन रुकना है, मान के चलिए साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये दशक आपका है। बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। डियर सर, अनकट में आपका स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की। देहरादून पहुंचने के बाद सीधे केदारनाथ के दौरे पर होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ, और उसके बाद फिर वो पूजा करने के बाद सीधे बद्रीनाथ धाम चले जाएंगे। ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद 2014 के बाद पहली बार 24 घंटे का वक्त उत्तराखंड में बिताएंगे। पर उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की अगर हम बात करते हैं तो हम एक बात कभी नहीं भूल सकते हैं, और वो है इस देवभूमि में रहने वाली जनता की। देवभूमि की जनता को देवतुल्य ही माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये जनता बहुत त्रस्त है। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर देवालय में देव के दर्शन करके वापस लौट जाएंगे, या उत्तराखंड में रहने वाली इस देवतुल्य जनता की बात को सुनेंगे, उनकी समस्याओं को निजात की तरफ ले जाते हुए कोई कदम बढ़ाएंगे। क्योंकि हालात अभी यही बयां कर रहे हैं कि उत्तराखंड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनकी बात कर सकते हैं। फिर सबसे पहला मुद्दा तो अंकिता भंडारी केस को लेकर ही है। अभी हाल ही में उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई, और जिसके लिए लगातार आंदोलन चले। हालांकि पुलिस ने एसटीएफ के माध्यम से और एसआईटी के माध्यम से उस गुनहगार को तो गिरफ्तार कर लिया जो कातिल था उसका, लेकिन आज भी देवभूमि की जनता इंतजार कर रही है उस वीआईपी के नाम का जिसकी वजह से अंकिता भंडारी की हत्या हुई, जो वजह बनी अंकिता भंडारी की मौत की, जिसको लेकर लगातार सीबीआई की डिमांड पूरे प्रदेश भर से लोग उठा रहे हैं। फिर चाहे वो आम संगठन हो, जनमानस हो, या फिर छात्र संगठन। दूसरा मुद्दा आ जाता है यूके SSSC मामले को लेकर, जहां पर एक पेपर लीक का मामला सामने आया है जिसमें 40 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई, और लगातार प्रदेश की साख नीचे गिरती चली गई। क्योंकि पेपर लीक होने का मामला कोई छोटा मामला नहीं था, बल्कि हजारों लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ था। तीसरा मुद्दा आता है विधानसभा भर्ती को लेकर। विधानसभा भर्ती, जिसे लोकतंत्र का, दिल्ली में अगर हम बात करें तो लोकसभा, और अगर प्रदेश की बात करें तो विधानसभा, जिसे लोकतंत्र का मंदिर के तौर पर पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरी जनता के बीच जाना जाता है। लेकिन उसी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर बैकडोर एंट्री की बात जब सामने आती है तो लोगों को मुश्किल होती है, और ये मुश्किल बेहद आसान हो सकती थी अगर इसको तभी उसी दौरान रोक दिया जाता। फिर चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की सरकार। कई ऐसे लोगों की भर्तियां हुई जिसे आम कागज पर लिखकर नौकरी दे दी गई। एक समय पर कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष और दूसरी तरफ बीजेपी के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल इस भर्ती को लेकर कटघरे में आए, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने इन भर्तियों पर रोक लगाने की बात की। विधानसभा अध्यक्षा के माध्यम से एक कमेटी बनाएगी, और जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि 2016 के बाद की सभी भर्तियों को निरस्त कर दिया गया। हालांकि जिन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया वो एक बार फिर से कोर्ट के माध्यम से स्टे लेकर वापस अपनी नौकरी पर वापस आ चुके हैं। तो ये मामला उठता है इस बात को लेकर कि अगर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें भर्तियों को निरस्त करने की मांग की, विधानसभा अध्यक्ष ने
इस पर एक कमेटी बनाई और कमेटी के जो रिपोर्ट्स उनके सामने आई उसको देखकर उन्होंने बाकायदा उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। इससे कम से कम ये तो साबित हो गया कि सरकार भी मानती है कि भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन उसका अंत क्या हुआ ये कोर्ट के डिसीजन ने बता दिया। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन 3 मुद्दों के बारे में भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये उन्हीं का राज्य है और उन्हीं से संबंधित है, क्योंकि उनका प्रेम, अगाध प्रेम इस प्रदेश की जनता से लगातार रहा है। ऐसा उनके हर मंच पर भाषण में दिए बातों में भी सामने आता है। बात अगर महिलाओं की करें तो उसके लिए भी मुझे नीचे कागज की तरफ देखने की जरूरत है, क्योंकि आंकड़े बड़े हैं और मेरे पास शायद शब्दकोश थोड़ा कम हो। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 3 माह में ही 200 महिलाओं से दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। हर रोज एक महिला से रेप की घटना सामने आती है उत्तराखंड में, देवभूमि में। अब अगर हम दूसरे मुद्दे पर आ जाते हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में अचानक से बेरोजगारी दर बढ़ गई है, जो 2.9 से बढ़कर 8.7 हो गई है। राष्ट्रीय स्तर की बेरोजगारी से लगभग 8% अधिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर भी बात करने की जरूरत है। इसके अलावा पिछले महीने की अगर हम बात करें, पिछले 19 माह की अगर हम बात करें, तो प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल आया है। सितंबर 2020 में प्रदेश में बेरोजगारी दर 22% के करीब थी। इन आंकड़ों का साफ मतलब है कि 1000 लोगों में 87 लोगों के पास कोई काम नहीं है, और उस पर पेपर लीक जैसे मामले, विधानसभा भर्ती जैसे मामले, भर्ती घोटाले जैसे मामले, माफ कीजिएगा कभी कभी भर्तियों का इतना नाम सामने आ रहा है कि ये बताना मुश्किल हो जाता है कि किस भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि विधानसभा भर्ती घोटाला बहुत सुर्खियों में रहा, यूके SSS मामला बहुत सुर्खियों में रहा, लेकिन प्रधानमंत्री के आने से लोगों को ये उम्मीद जरूर जागी है कि इस बार इस पर कुछ होगा जरूर। उत्तराखंड की बेरोजगारी दर की अगर हम बात करें तो वो 11 राज्यों से अधिक है। ये बात मैं सिर्फ 2022 के आंकड़ों को लेकर कह रहा हूं, ये मैं नहीं, ये सरकारी रिपोर्ट का आकलन है, सरकारी रिपोर्ट कहती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में बेरोजगारी दर देश के 11 राज्यों से अधिक है। पड़ोसी राज्य यूपी और हिमाचल से भी उत्तराखंड की बेरोजगारी दर 26 गुना अधिक है। समझ रहे हैं इसका मतलब? तो प्रधानमंत्री जी, यहाँ की जनता का आपसे ये निवेदन है कि जब आप इस धरती पर आ रहे हैं और इस धरती के लोगों से प्यार करते हैं, यहाँ के पहाड़ों से प्रेम करते हैं, यहाँ की वादियों से प्रेम करते हैं, यहाँ की महिलाओं को बेटियों का दर्जा देते हैं, अपने हर मंच से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, देश की जनता के साथ साथ उस प्रदेश की जनता की सबसे अधिक बात करते हैं जहाँ से आपको एक उपलब्धि हासिल हुई। याद है ना गर्जना रैली आपको, प्रधानमंत्री जी? यही वो प्रदेश था, यही वो प्रदेश की राजधानी देहरादून थी जहां से आपने शुरुआत की थी गर्जना रैली के साथ, जिस समय आपकी गरजती हुई आवाज राजनाथ सिंह के साथ यहां के परेड ग्राउंड से उत्तराखंड के जनमानस ने सुनी थी। वही जनमानस आज आपसे पूछ रहा है कि जितनी भी ये बातें की गई हैं, क्या उन सभी को न्याय मिलेगा? क्या उन सभी के बारे में उस 24 घंटे में 24 सेकंड का भी वक्त आप निकालेंगे, या देवता के दर्शन करके वापस दिल्ली चले जाएंगे? ये देवतुल्य जनता है और आपसे इसलिए उम्मीद रखती है, आपसे इसलिए अपेक्षा रखती है क्योंकि आप ही पर इनको भरोसा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।